हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग में यूनिट नंबर 2 वन शॉट। सो यूनिट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग, प्रोबेबिलिस्टिक थियोरी ऑफ डीप लर्निंग, बैक प्रोपोगेशन एंड रेगुलराइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन, वीसी डायमेंशंस, डीप न्यूरल नेटवर्क वर्सेस शैलो नेटवर्क्स, CNN, GAN और सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें भी यही सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं यूनिट 2 के अंदर। तो सारे ही टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं बताता हुआ चलूंगा कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो VC डायमेंशन, CNN, GAN और ये जो फिफ्थ टॉपिक है डीप न्यूरल नेटवर्क वर्सेस शैलो नेटवर्क्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस यूनिट से इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग की। हिस्ट्री क्या रही है डीप लर्निंग की। ठीक है, सो हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि डीप लर्निंग होता क्या है। इट इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का सबसेट होता है। फोकसेस ऑन एल्गोरिथम्स इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन नोन एज ANN, यानी कि जो भी ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे कि ANN से रिलेटेड जो एल्गोरिदम्स होती हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो एल्गोरिदम्स होती हैं, उन एल्गोरिदम्स पे मेन फोकस होता है डीप लर्निंग का। ठीक है, क्योंकि ये सारी एल्गोरिदम हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करने का काम करती हैं। ठीक है, सो हमारा डीप लर्निंग बेसिकली हमारे ब्रेन की जो कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है उससे इंस्पायर्ड जो एल्गोरिदम्स काम कर रही हैं उन पे फोकस करता है। ठीक है, हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले 1943 में फर्स्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स बाय मैकुलच। ठीक है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता, आप जो भी बोलते हो मैं मैकुलच बोलूंगा। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि इन्होंने एआई न्यूरॉन्स का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया 1943 में। फिर 1950s से 1960s में इनिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स दैट इज परसेप्ट्रॉन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रैंक रोजनब्लैट। ठीक है, फ्रैंक रोजनब्लैट ने क्या किया, 1950s से जो 60s का टाइम था उस डिकेड में इन्होंने परसेप्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि बेसिक न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुए। Then 1980s में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम वाज रीइंट्रोड्यूस्ड रिवाइविंग इंटरेस्ट इन न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, फिर 1980s में क्या हुआ, बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम आई। जब बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम आई तो लोगों का इंटरेस्ट न्यूरल नेटवर्क की तरफ बढ़ गया, क्योंकि फिर जो इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस हो रही थी हमारे परसेप्ट्रॉन से उनको हम सही कर सकते थे, ज्यादा एक्यूरेट बना सकते थे। ठीक है, 1990s में इवोल्यूशन इन न्यूरल नेटवर्क एंड इनिशिएशन ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क्स। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो यहाँ पे बन रहे थे उन पे काम स्टार्ट हुआ, वो इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ डीप न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। देन 2006 में कॉन्सेप्ट ऑफ डीप बिलीफ नेटवर्क दैट इज DBNs लीडिंग टू अ स्टार्ट ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, मतलब कि 2006 में क्या हुआ, डीप बिलीफ नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया, और जब डीप बिलीफ नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट आया तो एक तरीके से डीप लर्निंग की वो स्टार्टिंग मानी गई 2006 में। ठीक है, देन 2012 में डीप लर्निंग शोड द पोटेंशियल इन इमेज रिकॉग्निशन टास्क, और फिर इवॉल्व होते होते 2012 में क्या हुआ, डीप लर्निंग के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, कुछ ऐसी एल्गोरिदम्स फॉर्म हुई जिनकी हेल्प से हम इमेज रिकॉग्निशन जैसे टास्क को भी करने में कामयाब हो रहे थे। ठीक है, देन 2014 में GANs दैट इज जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, 2014 में GAN इंट्रोड्यूस हो गए। अब GNN क्या होते हैं ये हम लोग अभी डीप में आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। बट जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क जो आपके होते हैं वो जनरेशन और आपके डिस्क्रिमिनेशन पे काम करता है। ठीक है, 2015 से अभी प्रेजेंट तक की अगर बात की जाए तो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ डीप लर्निंग अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, एग्जांपल NLP, ऑटोमेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप आज अपने आसपास देखोगे, यानी कि जहां पे आप रहते हो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, अब या वहां पे देखोगे तो 2015 से प्रेजेंट का जो टाइम है, यानी कि 2015 से अभी तक का जो 10 सालों का ही अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम रहा है, इस टाइम पे बहुत सारे डीप लर्निंग में इवोल्यूशन हुए हैं, बहुत बड़े लेवल पे हुए हैं। हमें वेरियस इंडस्ट्रीज में वो देखने को मिल सकता है, चाहे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात कर लें, चाहे आप ऑटोमेशन की बात कर लें, या फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग की प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी क्या है, द प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी ऑफ डीप लर्निंग अप्लाइज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स टू मॉडल अनसर्टेनिटी एंड डील विद इनकम्प्लीट और नॉइसी डेटा। तो प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि डीप लर्निंग के अंदर, ठीक है, जो भी मॉडल्स हम क्रिएट करते हैं वहां पे हम प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स का यूज करें।
ठीक है। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स यूज करने से फायदा क्या होगा, जो भी इनकम्प्लीट या नॉइसी डेटा है या फिर जो अनसर्टेनिटी है मॉडल के अंदर, उससे डील करने में हेल्प होगी, उसको सॉल्व करने में हेल्प होगी, ठीक है। की एस्पेक्ट्स की बात की जाए तो बायसियन न्यूरल नेटवर्क सबसे पहले आता है हमारा। These incorporate probability distribution over the weights leading to more robust models, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेट्स पे probability distributions अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारे मॉडल्स की रोबस्टनेस इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, गॉसियन प्रोसेस, अ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड यूज टू मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर फंक्शंस। ये फंक्शंस पे हमारे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं जिससे कि एट द एंड मॉडल हमारा ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर पाता है। लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मॉडल्स आर ट्रेन्ड टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्जर्विंग द ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे मॉडल हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं या कितना ज़्यादा लाइक्लीहुड है उसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाए हमारा मॉडल, ठीक है। देन मार्कोव चेन मॉन्टे कार्लो एमसीएमसी, ये कौन सा बेसिकली प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी है, यूज टू सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशंस व्हेन डायरेक्ट कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट। जब भी डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है तो उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं बेसिकली उनके सैंपल के बेसिस पे ये क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई, अ मेथड फॉर एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स फॉर ऑफ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है। जो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का जो मेथड है वो होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। एप्लीकेशंस की बात की जाए कि प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी की क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इमेज रिकॉग्निशन में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में, टेक्स्ट जनरेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग में। एडवांटेज की बात करें तो हैंडल अनसर्टेनिटी वेल, या अनसर्टेनिटी को हैंडल करने में हेल्प करता है। कैन मेक प्रिडिक्शन इवन विद मिसिंग डेटा, कई बार मिसिंग डेटा में भी काफ़ी अच्छी प्रिडिक्शंस कर सकता है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। एंड डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है, रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा डेटा की जरूरत पड़ती है इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए। ओके, सो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज बैक प्रोपोगेशन एंड रेगुलराइजेशन। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम यूज्ड टू मिनिमाइज द एरर इन अ न्यूरल नेटवर्क बाय एडजस्टिंग द वेट। तो बैक प्रोपोगेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जिसका यूज किस लिए होता है, एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। एरर्स कब आएंगी, जब हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कुछ, तो वहां पे अगर कोई एरर आती है तो वेट और बायसेस को वापस पीछे जाके एडजस्ट करके दोबारा से मॉडल से प्रिडिक्शन करवाना, ये काम होता है बैक प्रोपोगेशन का, ठीक है। स्टेप्स की बात करें तो इनपुट द डेटा, सबसे पहला हमारा स्टेप जो है डेटा को इनपुट करना, ठीक है। तो डायग्राम में देखते जाओ कैसे कैसे स्टेप फॉलो हो रहे हैं। यहां से हमारा डेटा क्या हुआ, इनपुट हो गया। देन फीड फॉरवर्ड पास, फीड फॉरवर्ड पास में क्या होता है, वेटेड सम कहाँ जाता है, हमारी हिडन लेयर्स में जाता है, ठीक है। अब हिडन लेयर पे कंप्यूटेशन होगी, एरर कंप्यूटेशन यानी कि जो भी एरर आपकी आई है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो प्रिडिक्टेड आउटपुट आया है क्या वो एक्यूरेट है, मतलब जो हमको चाहिए था वो ही आया है या फिर कुछ और आया है, ठीक है। तो अगर हमारा आउटपुट जो आया है वो एक्यूरेट आया होता तो हम उसको ही मान लेते कि हाँ यही हमारा आउटपुट है और ये मॉडल सही काम कर रहा है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे जो आउटपुट आया है, आप लोग देखिए ये जो डॉटेड आपको दिख रहा है सर्कल, ये हमारा आउटपुट है जो प्रिडिक्ट किया है इस मॉडल ने, ठीक है। और जो आउटपुट हमको चाहिए था वो हमारा ये रहा, ठीक है। मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से इनपुट आया, वेटेड सम गया हिडन लेयर्स में, हिडन लेयर से एक आउटपुट आया, ये जो ब्लैक कलर का है आपका सर्कल, ठीक है, ये हमारा वो आउटपुट है जो ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, जो यहाँ से ऑब्टेन हुआ है। बट हमको आउटपुट चाहिए कौन सा था, प्रिडिक्टेड क्या था हमारा, ये वाला आउटपुट की भाई ये ब्लू वाला आउटपुट आएगा, बट आ गया ब्लैक वाला। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन काम करेगा, ठीक है। एरर कंप्यूटेशन हो गई, समझ में आ गया कि हाँ एरर हुई है, कुछ परसेंटेज ऑफ एरर है इसलिए हम सही आउटपुट तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो बैक प्रोपोगेशन ऑफ एरर होगा, वापस से पीछे जाएगा डेटा हमारा, ठीक है, बैक प्रोपोगेट किया जाएगा डेटा को। देन क्या होगा, अपडेशन ऑफ वेट्स एंड बायस, फिर यहाँ पे वेट और बायस अपडेट होंगे फिर से, ठीक है, और फिर से दोबारा से कैलकुलेट किया जाएगा प्रिडिक्टेड आउटपुट। अगर प्रिडिक्टेड आउटपुट और ऑब्टेन्ड आउटपुट इस बार एक्यूरेट आ गए, सेम आ गए, तो इसका मतलब हमारा मॉडल अब सही काम कर रहा है, वरना फिर अगेन से हम बैक प्रोपोगेशन करते हैं, ठीक है। सो आई होप बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलराइजेशन की। दीज टेक्निक्स आर यूज टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग बाय एडिंग अ पेनाल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन। जो भी हमारा लॉस फंक्शन होता है, यानी जो भी हमारी एरर होती है, उसके लिए कुछ पेनाल्टी टर्म ऐड कर देता है जिससे कि ओवरफिटिंग प्रिवेंट कर सकता है, ओवरफिटिंग प्रिवेंट कर सकता है हमारे डेटा में। सो रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हमारे डेटा को कुछ पेनाल्टी टर्म ऐड करके एरर फंक्शन या लॉस फंक्शन में, ठीक है।
टाइप्स की बात की जाए तो L1 रेगुलराइजेशन जिसको लासो रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, और L2 रेगुलराइजेशन जिसको रिज रेगुलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो L1 क्या होता है, एड्स अ पेनाल्टी प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेट्स। वेट्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसमें ये पेनाल्टी प्रोपोर्शन को ऐड कर देता है। जबकि L2 क्या करता है, एड्स अ पेनाल्टी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेट्स। अब ये क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वेट्स की उसमें पेनाल्टी प्रोपोर्शनल ऐड करता है। ठीक है, और ये जो होता है L2 ये स्क्वायर ऑफ वेट्स लेता है और फिर उसमें पेनाल्टी प्रोपोर्शनल ऐड करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल को सॉल्व करवाता है आगे। ठीक है, एडवांटेज की बात की जाए तो प्रिवेंट ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इंप्रूव जनरलाइजेशन एंड डीप न्यूरल नेटवर्क्स, जनरलाइजेशन और डीप न्यूरल नेटवर्क्स को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेरिएंसेस इन लार्ज मॉडल्स, सो बेसिकली ये वेरिएंसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ओवरफिटिंग प्रिवेंट करने का मतलब है कि वो सीधी सी बात है वेरिएंस को रिड्यूस करता है लार्ज मॉडल्स में। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इंक्रीजेस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। मे अंडरफिट इफ नॉट टर्न ट्यून्ड प्रॉपर्ली, अगर सही से ट्यूनिंग नहीं की गई वेट्स की तो वहां पे मॉडल अंडरफिट भी हो सकता है। ठीक है, ओवरफिटिंग तो प्रिवेंट कर रहा है, बट ओवरफिटिंग प्रिवेंट करने से एक दिक्कत और है, कई बार हमारा ट्रेनिंग डेटा जो है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, तो अंडरफिट हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रेगुलराइजेशन और बैक प्रोपोगेशन काम करते हैं। ठीक है, सो ये इतना ही है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैच नॉर्मलाइजेशन और वीसी डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले बैच नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं फटाफट से क्या होता है। इट नॉर्मलाइजेस द एक्टिवेशन ऑफ ईच लेयर इन अ न्यूरल नेटवर्क टू इंप्रूव ट्रेनिंग स्पीड एंड स्टेबिलिटी। मतलब कि जो भी हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको नॉर्मलाइज करता है। जितने भी न्यूरॉन्स के एक्टिवेशंस होते हैं उनको बेसिकली नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ताकि जो ट्रेनिंग स्पीड है और जो स्टेबिलिटी है हमारी मॉडल की उसको इंप्रूव किया जाए और उसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। ठीक है, वर्किंग की बात की जाए तो नॉर्मलाइज द एक्टिवेशंस ऑफ ईच लेयर बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब कि कैसे ये एक्टिवेशंस को नॉर्मलाइज करता है, हर एक लेयर में ये क्या करता है, मीन लेता है और स्टैंडर्ड डेविएशन लेता है, फिर क्या करता है, मीन को सब्ट्रैक्ट कर देता है। ओके, और फिर मीन सब्ट्रैक्ट करके ये स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देता है। स्केल एंड शिफ्ट द नॉर्मलाइज्ड आउटपुट बाय लर्नेबल पैरामीटर्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्केलिंग करता है और शिफ्टिंग करता है नॉर्मलाइज्ड आउटपुट की जो लर्नेबल पैरामीटर्स होते हैं उनके बेसिस पे। अप्लाई दिस ड्यूरिंग बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फेजेस। अब इसका वो ट्रेनिंग के टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन करता है और टेस्टिंग के टाइम पे भी नॉर्मलाइजेशन करता है। ठीक है, तभी उस पूरे बैच की नॉर्मलाइजेशन करी जा सकती है। एडवांटेजेस, रिड्यूस इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। ठीक है, इंटरनल जो भी कोवेरिएशंस हो रहे होते हैं उन शिफ्ट्स को रिड्यूस करता है। स्पीड्स अप ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ाता है। हेल्प्स मिटिगेटिंग ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस, मे नॉट वर्क वेल फॉर स्मॉल डेटा सेट। ये स्मॉल डेटा सेट पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, बड़े डेटा सेट पे ज़्यादा बेटर काम कर पाता है। एड्स एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल ओवरहेड, थोड़ी एक्स्ट्रा कंप्यूटेशनल ओवरहेड यानी कि एक्स्ट्रा एक्सटेंसिव बना देता है हमारे मॉडल को। ठीक है, वीसी डायमेंशन दैट इज वैपनिक चेरवोनेनकिस डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। इट इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ सबस्टिकल मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली किसी भी एक मॉडल की, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है, ठीक है, उस स्टैटिस्टिकल मॉडल की कैपेसिटी का मेजर होता है। ठीक, यानी कि वो स्टैटिस्टिकल मॉडल कितने डायमेंशंस पे काम कर सकता है ये बताता है हमारा वीसी डायमेंशन। डिफाइंड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी शैटर्ड क्लासिफाइड करेक्टली बाय द मॉडल। ये बताता है कि जो भी हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो स्टैटिस्टिकल मॉडल कितने डेटा पॉइंट्स को, ठीक है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को इजीली क्लासिफाई कर सकता है और करेक्टली क्लासिफाई कर सकता है। ठीक है, स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहला स्टेप होता है शैटरिंग। A data set is said to be shattered if the model can perfectly classify all possible combination of labels for the data points। मतलब किसी भी एक डेटा सेट को शैटर्ड तभी बोलेंगे जब मॉडल जो है वो परफेक्टली क्लासीफाई कर पाए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जो भी लेबल के बन रहे होंगे किसी एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के लिए। ठीक है, वीसी डायमेंशन की बात की जाए तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी शैटर्ड डिफाइंस द वीसी डायमेंशन। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जिनको शैटर यानी कि जिनको क्लासिफाई किया जा सकता है करेक्टली वही बताते हैं वीसी डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। अंडरस्टैंडिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हेल्प करता है। यूज्ड इन
रेगुलराइजेशन टेक्निक, रेगुलराइजेशन में भी इसका यूज होता है। हेल्प्स इन मॉडल सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन में हेल्प करता है। डिटरमाइन जनरलाइजेशन एबिलिटी, जनरलाइजेशन एबिलिटी कितनी है हमारे मॉडल की ये बताने में हेल्प करता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ अ मॉडल, ठीक है, मॉडल की क्या कैपेसिटी है, कितने डायमेंशन पे वो डेटा पॉइंट को क्लासिफाई कर सकता है ये बताता है वीसी डायमेंशन। प्रोवाइड इनसाइट इनटू द मॉडल ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, मॉडल हमारा ओवरफिटिंग में काम कर रहा है, अंडरफिटिंग में काम कर रहा है, इस चीज़ के बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज की बात की जाए, द कॉन्सेप्ट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल सिनारियोज, अगर प्रैक्टिकल सिनारियोज में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इसमें काफ़ी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब हम बात करेंगे डीप न्यूरल नेटवर्क वर्सेस शैलो न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है। तो डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, मल्टीपल हिडन लेयर्स, शैलो न्यूरल नेटवर्क सिंगल या फिर 2 हिडन लेयर्स, ठीक है। हायर कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, जो डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, जबकि शैलो नेटवर्क में लो कैपेसिटी होती है। सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क ये कर सकता है, यहाँ पे सिंगल या फिर 2 ही हिडन लेयर होती हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं कर सकता, ये बहुत ही मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर पाता है, ठीक है। लॉन्गर ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ पे फास्टर ट्रेनिंग टाइम होता है। हायरार्किकल फीचर एक्सट्रैक्शन, जो भी हायरार्किकल फीचर्स होते हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है डीप न्यूरल नेटवर्क, जबकि शैलो नेटवर्क सिर्फ लिमिटेड फीचर्स को ही एक्सट्रैक्ट कर पाता है। हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट इसकी हाई होती है। लो कंप्यूटेशन कॉस्ट, इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट लो होती है। लोअर विद रेगुलराइजेशन, इसमें बहुत लो रेगुलराइजेशन होता है। हाइयर विद रेगुलराइजेशन, इसमें रेगुलराइजेशन ज़्यादा हाई होता है। कैन मॉडल कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियरिटीज, यहाँ पे मॉडल जो है वो नॉन लीनियरिटीज को भी, जितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो उनको भी इजीली मॉडल कर सकता है। लिमिटेड एबिलिटी फॉर नॉन लीनियरिटी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है शैलो न्यूरल नेटवर्क्स में, ठीक है। हायर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाता है, इट इज़ बेटर फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। देन हार्ड टू इंटरप्रेट, डीप न्यूरल नेटवर्क को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि शैलो न्यूरल नेटवर्क्स के डेटा को इंटरप्रेट करना काफ़ी ईजी होता है। इसकी कन्वर्जन बहुत ज़्यादा स्लो होती है, थोड़ी टाइम टेकिंग होती है, इसकी कन्वर्जन बहुत फास्ट होती है क्योंकि नेटवर्क ही छोटा सा है तो फिर फास्टर कन्वर्जेंस ये प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। सो आई होप ये सारे डिफरेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है CNN, GAN एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अगर हम बात करें CNN की, दैट इज कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में और AI के अंदर भी, बट यहाँ पे हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि CNN एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो दीज आर स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग मॉडल डिजाइंड फॉर प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्ड ग्रिड डेटा लाइक इमेजेस, मतलब कि CNN क्या होते हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर्ड ग्रिड डेटा को प्रोसेस कर सकें, चाहे वो इमेजेस हो चाहे वो पिक्सल्स के फॉर्म में हो, ठीक है। लेयर्स इन CNN, अब CNN के अंदर कुछ स्पेसिफिक लेयर्स होती हैं, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फुल्ली कनेक्टेड लेयर और फ्लैटन लेयर, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होती हैं, अप्लाई फिल्टर टू द इनपुट इमेज टू डिटेक्ट फीचर्स, ये फिल्टर्स अप्लाई करती हैं इनपुट इमेजेस पे ताकि उन इमेजेस के जो फीचर्स हैं उनको डिटेक्ट कर सके, उनको एक्सट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करके क्या करती हैं, ये फीचर मैप क्रिएट करती हैं। पूलिंग लेयर परफॉर्म डाउन सैम्पलिंग टू रिड्यूस डायमेंशनैलिटी, ये डाउन सैम्पलिंग परफॉर्म करता है ताकि डायमेंशंस को बेसिकली रिड्यूस किया जा सके, यानी कि जितने भी फीचर्स डिटेक्ट हुए हैं उनमें से जो ऐसे फीचर्स हैं जो रेलेवेंट नहीं है प्रेडिक्शन के लिए उनको हटाया जा सके, उनको रिमूव किया जा सके, और इस तरीके से ये जो फीचर मैप प्रिपेयर हुआ होता है प्रीवियस लेयर में उसको रिड्यूस करने का काम करता है। फुल्ली कनेक्टेड लेयर, और इसको डेंस लेयर भी बोलते हैं, कनेक्ट एवरी न्यूरॉन टू एवरी न्यूरॉन इन द नेक्स्ट लेयर, यानी कि सारे न्यूरॉन्स को ये नेक्स्ट लेयर की न्यूरॉन से कनेक्ट करता है और कॉम्प्लेक्स टास्क जो परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म करने में हेल्प करता है हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस लेयर, इसको डेंस लेयर भी कहा जाता है। फ्लैटन लेयर रिड्यूस्ड फीचर मैप प्रेजेंटेशन एंड आउटपुट प्रोबेबिलिटीज फॉर क्लासिफिकेशन, अब जिस भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है इमेजेस का, जो भी प्रोबेबिलिटीज आई हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, उनको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करना, और जो भी फीचर मैप है उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये काम होता है फ्लैटन लेयर का, यानी बेसिकली ये आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि आउटपुट लेयर का काम करती है। दीज आर 4 मेजर लेयर्स इन CNN टू परफॉर्म ग्रिड डेटा प्रोसेसिंग, जो भी ग्रिड डेटा प्रोसेसिंग होती है उसके लिए यही 4 लेयर रिस्पॉन्सिबल होती हैं CNN के अंदर, ठीक है।
डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले इनपुट आता है, फिर वेटेड इनपुट कहाँ जाता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर में। कॉन्वोल्यूशनल लेयर में फीचर एक्सट्रैक्शन होता है। फीचर एक्सट्रैक्शन होने के बाद पूलिंग लेयर में डेटा जाता है, जहाँ पे उन फीचर्स का डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होता है, ठीक है, यानी कि उनकी डायमेंशंस को रिड्यूस किया जाता है। फिर पूलिंग लेयर से डेटा जाता है हिडन लेयर पे, जहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म होते हैं। फिर डेटा जाता है हमारे आउटपुट या फिर फ्लैटन लेयर पे, जहाँ पे या तो हमारे फीचर मैप का अगर डिस्प्ले करानी है तो डिस्प्ले कराया जाता है, अदरवाइज वहाँ पे जो भी आउटपुट प्रोबेबिलिटीज आई हैं क्लासिफिकेशन की वो शो कर दी जाती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको CNN का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इमेज रिकॉग्निशन में ये हेल्पफुल है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हेल्पफुल है, वीडियो क्लासिफिकेशन में काफ़ी यूज़ होता है CNN का, मेडिकल इमेज एनालिसिस में इसका यूज़ होता है। एडवांटेजेस की बात की जाए तो गुड एट फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा CNN मॉडल। रिड्यूसेस द नीड ऑफ मैनुअल फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब कि जो भी मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग करी जाती थी उसकी नीड को काफ़ी ज़्यादा ये रिड्यूस करता है, ठीक है, ऑटोमेट करके चीज़ों को। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डेटा, यहाँ पे लेबल्ड डेटा की बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं और बहुत सारा काम होता है इस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें CNN से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे GAN की, दैट इज जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको भी देख लेते हैं कि GAN होता क्या है। बहुत छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। GANs आर क्लास ऑफ ML मॉडल वेयर टू नेटवर्क जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर आर ट्रेन्ड टुगेदर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कि GAN हमारे ऐसे क्लास होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स की जहां पे दो नेटवर्क, एक जनरेटर नेटवर्क और एक डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क, ठीक है, दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं एक दूसरे से कंपीट करते हुए, ठीक। किस तरीके से ये काम करते हैं, स्टेप्स की बात की जाए तो जनरेटर जनरेट्स फेक डेटा बेस्ड ऑन रैंडम इनपुट्स, ठीक है, रैंडम इनपुट के बेसिस पे फेक डेटा को जनरेट करने का काम करता है जनरेटर, ठीक है। देन डिस्क्रिमिनेटर ट्राइज टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड जनरेटेड डेटा। अब जनरेटर से जो डेटा जनरेट हुआ है और जो रियल डेटा है, ठीक है, उन दोनों डेटा के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है इसको पता करने का या इसको फिक्स करने का काम किसका होता है, डिस्क्रिमिनेटर का, ठीक है। ये डिफरेंस पता करता है जनरेटेड डेटा और रियल डेटा के बीच। बोथ नेटवर्क इंप्रूव ओवर टाइम एज दे ट्राई टू आउट स्मार्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को फेल करने के लिए ये दोनों काम करते रहते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं बेसिकली, जिससे कि टाइम के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या होते हैं, नेटवर्क में इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हैं और एट दी एंड ज़्यादा प्रॉपर और एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि GAN किस तरीके से काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो इमेज जनरेशन में जो आप AI टूल्स का यूज़ करके इमेजेस वगैरह जनरेट करते हो वहाँ पे GAN का बहुत बड़ा रोल होता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे AI टूल्स हैं इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन के लिए जो GAN मॉडल का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। स्टाइल ट्रांसफर के लिए हेल्प करता है वीडियो जनरेशन में, जैसा मैंने बताया। देन डेटा ऑगमेंटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है GAN हमारा। एडवांटेजेस की बात की जाए तो जनरेट हाई क्वालिटी सिंथेटिक डेटा, जो भी सिंथेटिक डेटा होता है यानी कि ऐसा डेटा जो प्रीवियस अवेलेबल नहीं है हमको प्रायरली, ठीक है, हम जो क्रिएट करते हैं डेटा, ठीक है, वो सिंथेटिक डेटा में आता है, तो काफ़ी हाई क्वालिटी का सिंथेटिक डेटा जनरेट करने में हेल्प करते हैं हमारे GAN नेटवर्क्स। देन कैन बी यूजफुल फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर GAN का यूज़ होता है। ट्रेनिंग इज अनस्टेबल, ये डिसएडवांटेज है इसका, इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है क्योंकि कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग होती है, ठीक है। हार्ड टू इवेलुएट परफॉर्मेंस इवेलुएट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है GAN के अंदर। देन हम बात करेंगे सेमी सुपरवाइज लर्निंग की, ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, ठीक है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूजेस बोथ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा टू ट्रेन मॉडल्स, प्रोवाइडिंग अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेमी सुपरवाइज मतलब कि कंप्लीटली ना ये सुपरवाइज है ना ये कंप्लीटली अनसुपरवाइज है, ठीक है, सम वॉट सुपरवाइज लर्निंग इसको बोल सकते हो। मतलब कि लेबल्ड डेटा तो मिलता है बट पूरा नहीं मिलता, लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ट्रेनिंग के लिए मॉडल की, ठीक है। एग्जाम्पल इंप्रूविंग इमेज रिकॉग्निशन, ये इमेज रिकॉग्निशन इंप्रूव करता है यूजिंग अ फ्यू लेबल्ड इमेजेस एंड मैनी अनलेबल्ड इमेजेस, मतलब कि कुछ लेबल्ड इमेजेस और कुछ अनलेबल्ड इमेजेस का ये यूज करता है और उसके बेसिस पे इमेज रिकॉग्निशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से सेमी सुपरवाइज लर्निंग हमारा काम करता है मॉडल को ट्रेन करने में, ठीक है। एडवांटेज की अगर बात की जाए तो रिड्यूसेस द नीड ऑफ लेबल्ड डेटा, यहाँ ये हमारी लेबल्ड डेटा की जो नीड है उसको रिड्यूस करता है।
कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस वन लेबल्ड डेटा इज स्कार्स, मतलब कि जब लेबल्ड डेटा हमारा प्रॉपरली अवेलेबल ना हो, कंप्लीटली अवेलेबल ना हो, तो उस केस में भी मॉडल की परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात की जाए तो रिक्वायर्स केयरफुल सिलेक्शन ऑफ अनलेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा का जो सिलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है इसके अंदर। डिफिकल्ट टू इंश्योर एक्यूरेसी विदाउट प्रॉपर लेबलिंग, जब प्रॉपर लेबलिंग अवेलेबल ना हो तो उस केस में एक्यूरेसी इंश्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस मॉडल के लिए। ठीक है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इमेज क्लासिफिकेशन विद लिमिटेड डेटा, लिमिटेड डेटा के साथ जो भी इमेज क्लासिफिकेशन है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, स्पीच रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है और मेडिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।